कि कोई बच्चे कहीं वोमिटिंग कर दिए, कहीं स्टूल डिस्चार्ज कर दिए। उस समय मेरे पास स्टाफ नहीं थे, मुझे स्वयं करना पड़ता था। तो शुरुआत में लगा कि मैंने कौन सा काम। मैं 13 दिन कोमा में रहा 13 दिन और 13 दिन कोमा में रहने के बाद मेरी यादाश्त। मैं अरुण साथी, आज मैं आपको फिर एक अलग शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ। कहिए कि एक अलग सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी एक ऐसे युवा की है जो सुदूर टाल क्षेत्र के गांव पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के सादिकपुर गांव से निकलकर आते हैं और शेखपुरा जिला के बरबीघा के एक बहुत छोटे से मोहल्ले में अपनी सफलता की कहानी गढ़ते हैं। यह सफलता की कहानी आदर्श विद्या भारती स्कूल के रूप में आज पूरे बिहार नहीं पूरे देश में गूंज रही है। यह एक स्कूल की कहानी आपको प्रायोजित लग सकती है, परंतु मैं पहले स्पष्ट बता दूं कि इस स्कूल को प्रायोजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ नामांकन के लिए देश भर के कई राज्यों से बच्चे आते हैं और नामांकन जांच परीक्षा होती है और उसमें बहुत कम बच्चों को ही स्थान मिल पाता है और अभिभावक निराश होकर लौटते हैं। तो इस सफलता की कहानी को गढ़ने में कैसे यहाँ तक ये पहुँचे, कितनी परेशानी हुई और आज कहाँ हैं, इस सब पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, आज आपकी कहानी पूरे देश में गूंज रही है। आरके मिशन में जब एडमिशन की बात होती है तो आप ही का स्कूल का बच्चा 35-36 को चला जाता है। हम शुरुआत करेंगे कि आप पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के सादिकपुर गांव से हैं। वहां से बरबीघा का सफ़र कैसे हुआ और आप स्कूलिंग के क्षेत्र में कैसे आना चाहे? देखिए, मैं अपना हायर एजुकेशन NS कॉलेज बाढ़ से किया। जब मैं PG कर रहा था तो मेरे रेसिडेंस के आसपास कई बच्चे जो मैट्रिक के थे उन्हें मैं पढ़ाता था। उस समय मेरा भाई सत्यजीत पटेल भी मेरे साथ रहता था। जब मैं प्रयास किया तो इसमें संभावना दिखा और वे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए सेलेक्ट हो गए। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके प्राइमरी एजुकेशन पूरे शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। और वहीं से मैंने अपने कई शुभचिंतकों से इस पर विचार किया तो उन्होंने, कुछ बरबीघा के रहने वाले भी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा शहर बिल्कुल शांत है, आप वहाँ इस काम को बेधड़क और निसंदेश कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे लिए शहर बिल्कुल अजनबी था, नया था। मैं भी यहाँ आया संयोग से। कब आए बरबीघा? मैं 2000 में 2000 में बरबीघा। आपका जो क्षेत्र था बाढ़ अनुमंडल मोकामा का क्षेत्र, जी जी, वो तो क्राइम इफेक्टेड इलाका था। वही उथल पुथल के कारण मैंने मोकामा और बाढ़ को नहीं सेलेक्ट कर पाया, बरबीघा को ही चुना। और आज तक 25 वर्षों के सफर तक मुझे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है, खास करके असामाजिक तत्वों के द्वारा मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, शुरुआत पहले तो ये कहेंगे कि आप PG कर लिए, आपके सब भाई भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी के पीछे क्यों नहीं गए? मैं उस समय एक शिक्षित बेरोजगार था, बहुत प्रयास कर रहा था। उस समय जॉब लेना थोड़ा स्ट्रगल था, खास करके रेलवे में। रेलवे के लिए मैं क्वालिफाई भी किया, रिटेन 3-4 जगह, फिर भी इंटरव्यू की जो व्यवस्था थी उसमें सही कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता था। मैं बहुत निराश हुआ। निराश होने के बाद मैंने एक
मंच चुना और वह मंच आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं 5 बच्चों के साथ शुरुआत किया था। कितने कितने कमरे थे आपके विद्यालय में? उस समय मैं रेंट पर रोड पर ही लेकर के चला रहा था विद्यालय। उस समय 7 कमरे से मैंने स्टार्ट किया। कोई बाहरी शिक्षक उस समय रखे थे? उस समय शुरुआत में मैं कोई बाहरी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। जैसे जैसे आवश्यकता होती गई उस प्रकार से मैं शुरुआत में आप और अपने भाई मिलकर जी सब मिल करके लगन से लग गए। हाँ। आज कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं? आज हम रोजगार की बात करते हैं, आज कितने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं? आज तो मेरे स्कूल से जो भी शिक्षा प्राप्त किए हैं स्टूडेंट को नहीं, उसमें हम नहीं जाएंगे। नहीं, आप शिक्षक कितने रखे हुए हैं? आज शिक्षक के अलावा कितने? आज हमारे पास 60 टीचर हैं। शिक्षक के अलावा शिक्षेतर कर्मचारी भी 20-22 है। मेसिंग स्टाफ 24 है। 100 से ऊपर। गार्ड 14 है। तो 150 के आसपास व्यक्ति यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जो शिक्षक आपके यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, तो निजी विद्यालय में है कि 2000, 4000, 3000 वेतन देते हैं, तो किसी तरह से उनका गुजारा चलता है। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके यहाँ जो शिक्षक हैं उनको कुछ ऐसा मिलता है कि उनका जीवन अच्छा से गुजर हो? देखिए, शिक्षक ही संस्थान की रीढ़ होते हैं। हम योग्य शिक्षक के बिना सही ढंग से विद्यालय नहीं चलाएंगे। तो शिक्षक की गुणवत्ता मेरे विद्यालय के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक महीना यहाँ 10-15 टीचर डेमो और एग्जाम देने के लिए आते हैं। यहाँ रहने के लिए प्रत्येक महीना? जी। यहाँ योगदान देने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए प्रत्येक महीना इंटरव्यू होता है 20 से 25 शिक्षक का। 20 से 25 प्रत्येक महीना? उसमें जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको हम वेटिंग मोड में रखते हैं, ताकि मुझे जब भी आवश्यकता हो वो उस योग्य शिक्षक को मैं यहाँ अपनी सेवा करने का मौका दूं। मैक्सिमम सैलरी कितना देते हैं? मैक्सिमम सैलरी अभी मेरे विद्यालय में 47,000 है। 47? जी हाँ। मतलब 150 लोगों को आप रोजगार दिए हुए हैं और मैक्सिमम 47,000 वेतन भी दे रहे हैं, जो बहुत अच्छे शिक्षक जी। तो यह सफर जो आप 7 कमरे से शुरू किए, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा? क्या परेशानी हुई? देखिए, जब किसी भी काम करने की आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, जोश है, उमंग है और आपके पास एक स्टेमिना है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना, तो आप किसी भी काम को करिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से उसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने एकाग्रचित होकर यह सोच लिया था कि यह क्षेत्र मैं ऐसा उत्कर्ष पर ले जाऊंगा ताकि मुझे अपने शहर में ही नहीं, अपने जिला में ही नहीं, अपने राज्य में ही नहीं, मुझे राष्ट्र स्तर तक लोग जाने, और उसी के प्रति हम लोग हमेशा समर्पित भावना से वर्क करते रहे। परेशानी कुछ नहीं आया? नहीं, परेशानी तो मेरी कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि कौन सा काम हम ले लिए, बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ लगा होगा? कभी रेंट देना में परेशानी होती होगी, कभी कुछ और दिक्कत होता होगा? देखिए, शुरुआती समय में मुझे सबसे बड़ा दिक्कत लगा कि कोई बच्चे कहीं वोमिटिंग कर दिए, कहीं स्टूल डिस्चार्ज कर दिए। उस समय मेरे पास स्टाफ नहीं थे, मुझे स्वयं करना पड़ता था। तो शुरुआत में लगा कि मैंने कौन सा काम चुना, लेकिन मुझे लगा कि एक सेवा है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वे मेरे ऊपर ही सुपुर्द जब कर दिए हैं, तो मैं माता पिता की भूमिका, उनके अभिभावक की भूमिका और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है टीचर की भूमिका, इसे मैं समझ लिया कि सभी भूमिका मुझे ही अदा करना है और मैं काम करते गया। मैं आज भी किसी गंदगी को, जब मेरे स्टाफ वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, मैं अपने हाथों से हंसते हंसते करता हूँ। 7 बच्चा से शुरू किए, आज कितना स्ट्रेंथ? आज हमारे पास 1000 बच्चे हैं जो इस व्यवस्थित छात्रावास में रहकर अपना स्टडी कर रहे हैं। बाहरी बच्चा नहीं लेते हैं? कोई बाहरी बच्चा नहीं है। सब
जी हाँ, बाहरी बच्चा न रहने के प्रति एक मेरा सोच है कि बाहर से बच्चे आएंगे, वे हमारे हॉस्टल के बच्चे के कुछ डिमांड को शेयर करेंगे, कुछ अनावश्यक प्रतिबंधित वैसी चीजें ले आएंगे जिससे हमारे छात्रावास के बच्चे प्रभावित होंगे। तो मैंने शुरू से ही अपने बायोलॉजी में एक कंसेप्ट रखा था कि जो भी बच्चे होंगे इंडोर होंगे, आउटडोर मेरे पास कोई बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, सफलता पाने में 25 साल लगे। जी, आज कौन कौन से राज्य, बिहार के तो हर जिले के हैं, कौन कौन से राज्य के बच्चे हैं? बिहार राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ हैं। रोजगार कहाँ कहाँ के टीचर को दिए हुए हैं? बाहरी टीचर भी हैं, अलग जिले या बिहार से बाहर या जिले से बाहर? नहीं, जिला से बाहर के कई शिक्षक हैं। जिला से बाहर। जी जी, जो यहाँ के जो शिक्षक के रहने की जगह है, कमरे हैं, उसमें रहते हैं और यहाँ सेवा देते हैं। इसके अलावे नालंदा जिला से भी, शेखपुरा जिला से भी कुछ योग्य शिक्षक हैं जो अपनी सेवा यहाँ देकर बच्चों का भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं। बच्चों का जब एडमिशन होता है तो बड़ा मेला लगता है, मतलब 200-400 फोर व्हीलर गाड़ी लग जाता है, एकदम रोड जाम हो जाता है, लगता है कि बड़ी हमको उत्सव हो रहा है। कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं और कैसे एग्ज़ाम लेते हैं, कितना बच्चे उसमें भाग लेते हैं और कितना का सिलेक्शन होता है? इस बार जो 9 मार्च को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें 1700 समथिंग स्टूडेंट भाग लिए थे, जिसमें हम लोग 321 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया। तो एक अभिभावक के लिए एक कठिन दौर होता है कि मेरे बच्चे का नामांकन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे लिए तो एक, जब तक उस तरह का मापदंड नहीं रहेगा तब तक हम किस आधार पर बच्चे सेलेक्ट कर पाएंगे? न तो कास्टिज्म, न तो कम्युनिज्म, न तो अमीरी, न तो गरीबी, ये तो कोई बेस है नहीं। तो सभी लोगों के लिए एक परफेक्ट कंडीशन है, एक बेस है कि आपके पास क्या टैलेंट है, आपके बच्चे किस योग्य हैं, और योग्य बच्चे का हम लोग सिलेक्शन लेते हैं। मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में आनंद आता है कि हम लोग जितने स्पीड से अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं वो फॉलो करते हैं और वे हंसते खेलते हुए हमारे सिलेबस को फॉलो कर करके उस मुकाम तक पहुंचने लायक बन जाते हैं, ताकि उन्हें हम 5th क्लास में रहते हुए 8th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कराएं और उस स्टैंडर्ड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आश्वस्त हो जाता हूं। हमारे जो विद्यालय की टीम है वो आश्वस्त हो जाती है कि अब इतना परफेक्ट है सिलेबस, इससे आगे का क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। गुरुकुल पद्धति से पढ़ाते हैं, 5 तक ही पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, तो कौन कौन से विद्यालय के लिए तैयारी कराते हैं और सफलता पिछले 1-2 सालों में क्या मिली है? क्योंकि हम यह लोगों को बताना चाहते हैं कि आज कई एक राज्य से बच्चे आ रहे हैं, तो आरके मिशन, सैनिक, ये सब स्कूल में एडमिशन का क्या रेशियो है, कितनी सफलता आप दिला पाते हैं बच्चों को? सेशन 25-26 के लिए हमारे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो रामकृष्ण मिशन देवघर के लिए 37, आरके मिशन नरेंद्रपुर के लिए 16 और आरके मिशन पुरुलिया के लिए 7। तो जैसे कि 37 जो आरके ऑल इंडिया लेवल पर कितने बच्चों का होता होगा जिसमें आपका उतना हुआ? देखिए, और ये 2 तरह से रिजल्ट आरके मिशन देवघर देता है। फर्स्ट तो आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई किए तो वह 1.5 गुना, यानी कि 100 सीट्स है तो 150 का रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट एग्जाम होती है जिसमें एक लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और सेकेंड मैथमेटिक्स की एग्जाम होती है। उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो यह प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बाद लास्ट मेरिट लिस्ट बनता है। इस बार भी 70 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट बना आरके मिशन देवघर में। मैं थोड़ा बता दूं कि उसमें कुछ सीट्स रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए,
कुछ सीट 12-14 रिजर्व है, जो कि वो न तो झारखंड के, न तो बिहार के, और न ही वेस्ट बंगाल के रहेंगे। वो रिजर्व है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ही रहेंगे, खासकर मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा। जिस समय नेताजी अपने उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, मतलब उसी से रिलेटेड सीट्स मेरे अनुमान से वहाँ सुरक्षित है, और प्रत्येक वर्ष 12-14 सीट नॉर्थ ईस्ट से ही, स्टेट से ही आएगा। बाकी जो रेस्ट सीट्स बचता है उसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट होते हैं। इसमें न तो किसी तरह का कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं है, जनरल ना सब जनरल है। SC ST OBC युवा सब जनरलाइज रूप से एग्जाम में अपियर होते हैं, और उनका सिलेक्शन भी उसी अनुसार से होता है, मेधा के अनुसार से। बिल्कुल। इस वर्ष भी और आरके मिशन के अलावा और कहाँ कहाँ रिजल्ट? आरके मिशन के अलावा ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल्स, फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, BHU के अंतर्गत एक CHS स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। वहाँ भी बच्चे बहुत लालायित रहते हैं। लड़कियों के लिए बनस्थली विद्यापीठ। फिर यदि जो कोई स्टूडेंट झारखंड के डोमिसाइल है तो उसके लिए हजारीबाग लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए नेतरहाट। फिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जो कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो नेतरहाट के पैटर्न पर ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय की स्थापना की। आपका बच्चा एक आध बार स्टेट टॉपर भी रहा है? मेरे बच्चे 3 बार स्टेट टॉपर रहे हैं। उसमें नामांकन के लिए 2010 सेशन में हम लोग का 1 to 10 मेरे ही बच्चे थे। और इस वर्ष भी केशव राज पूरे राज्य में स्टेट टॉपर बन के उभरा। वो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में लड़के एवं लड़कियों कैटेगरी में नंबर 1 स्थान पर रहा था। अच्छा, ये संजीव जी, हमने 25 साल आपके संघर्ष का हो गया, जहां आप सफलता की कहानी में हैं। कहाँ कहाँ आपके बच्चे होंगे जो आपके नॉलेज में जो बात हो, किस किस क्षेत्र में हैं बच्चे और कहाँ कहाँ हैं? हमारे विद्यालय से जो पास आउट स्टूडेंट हैं, वे शुरुआत समय में हम लोग सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए ही बच्चे, नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते थे। तो शुरुआत के समय में जो भी सफलता मिली वो आज शिखर तक है बच्चे। और खासकर जो सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो NDA का गेटवे है, NDA में जाने के लिए नर्सरी का काम करता है, तो आज डिफेंस में मेरे बच्चे सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं NDA के माध्यम से। आप अब पढ़ाते हैं आप भी क्या? जी, मैं स्वयं क्लास लेता हूं और सभी शिक्षकों को गाइडलाइन करता हूं और उनकी एक्टिविटी को भी वॉच करता हूं। आप कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं इस तरह आज के दौर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ है, और लिटरेचर के रूप में हिंदी व्याकरण और सोशल साइंस, 3 सब्जेक्ट का मैं क्लास लेता हूं। और अधिक से अधिक बच्चों को कैसे कंसेप्ट के माध्यम से मैं बच्चों को सिखा पाऊं। लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन ट्रिक जानते हैं संजीव जी, पढ़ाते हैं सफलता मिलती। कौन सा ट्रिक आप जानते हैं? देखिए, ट्रिक तो कुछ तो लगता है, ट्रिक रिजल्ट इस तरह की होती है, सफलता मिलती है तो लोग समझते हैं कि कुछ ट्रिक है। वस्तुतः ट्रिक का क्या अर्थ होता है? ट्रिक का अर्थ होता है नकल करना, कहीं से शॉर्टकट विधि अपनाना। तो शॉर्टकट विधि तो आप अपने से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से हटिया मोड़ जाना है तो आप थाना चौक हो करके भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से हटिया मोड़ पैदल ही जाना है तो आप सीधे तिरछे जा सकते हैं। ट्रिक है कि कंसेप्ट है, कैसे? बिल्कुल कंसेप्ट माध्यम ही है जो कि हमारे बच्चे की सफलता की राज है। मैं बच्चे को कंसेप्ट देता हूं और वे अपने स्वयं ट्रिक उससे निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से अधिक से अधिक उसको फॉलो करके तो ट्रिक निकल ही जाना। अच्छा, इस सफलता के कहानी के बीच में आप 2 भाई हैं, राजीव जी और आप भी, तब एक गंभीर रूप से दुर्घटना का भी शिकार हो गए। एकदम नदी में 20-30 फीट नीचे आपकी गाड़ी चली गई, स्कॉर्पियो। जी, घटना का थोड़ा सा जिक्र। वो
घटना मेरे लिए बहुत ही दुखद था। उसे मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं और राजीव अपनी गाड़ी से पटना से 9:30 बजे बरबीघाट आने के लिए निकला। संजोग बस सारे के पहले एक पुल रोड पर है। मुझे तो बेहद कमर में दर्द था, तो मैं बीच वाले सीट पर सोया हुआ था। लेकिन मेरा भाई तो देखा, जगा हुआ था, वह देखा कि ड्राइवर की गलती के कारण गाड़ी पुल के रेलिंग से टकरा गई और नीचे चली गई। हम 30 फीट नीचे गड्ढे में गिर गए। राजीव का गेट टूट गया तो दूसरी ओर रोड के दूसरी साइड लुढ़क करके चला गया। उसको कम चोट लगी थी, जिस कारण उसकी नींद मतलब उसे अचेतावस्था से में लौटना बहुत जल्दी हुआ। वो एक्टिव हुआ और देखा कि भैया गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं, करा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। मेरा ड्राइवर उस समय डेथ कर गया था, उसे मैं नहीं बचा पाया, हम लोग नहीं बचा पाए। और राजीव के प्रयास से सारे थाना के पुलिस को पेट्रोलिंग पार्टी को सूचित किया। तो वो जानते थे आदर्श विद्या भारती के बारे में। हम लोग को प्राइमरी एड के लिए सामा पीएससी ले गए और वहाँ से ट्रीटमेंट के बाद मुझे पटना ले जाया गया। मैं 13 दिन कोमा में रहा 13 दिन और 13 दिन कोमा में रहने के बाद मेरी याददाश्त वापस आई। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे क्या हो गया। सच्चाई घर वाले और अस्पताल वाले नहीं बता पाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे सच्चाई मिली, की सूचना मिली। मैं बहुत अफसोस कर रहा था कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, लेकिन एक खुशी थी कि पुनर्जीवन मुझे मिला, इसकी मुझे खुशी थी। मतलब आप जब कोमा में थे या अर्ध मूर्छा में थे, तो उस समय भी आप स्कूल और अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते थे? मुझे जब होश आया तो स्वाभाविक है कि मेरे एक बच्चे यहाँ नहीं थे। उस समय भी 500 बच्चे थे, तो बच्चे के बारे में तो मुझे लगता था कि मैं कब बेड पर से उठूं कि बच्चों की सेवा मैं कर पाऊं। उस हादसा से उबरने में, फिर आपको कमर की परेशानी में भी कभी कभी ऐसा भी है कि परेशानी के बीच भी आप क्लास लेते हुए पाए जाते हैं। कभी मुश्किल से घबराए नहीं क्या? देखिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी अभिभावकों की है मेरे प्रति, उनके बच्चे मेरे पास हैं, तो थोड़ा परेशानी को झेलते हुए भी मैं अपने कार्यों के निर्वहन के प्रति बहुत एक्टिव रहता हूं। प्रयास करता हूं कि इतने लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है और मैं यदि जो सभी बच्चों की पूरी एक्टिविटी को वॉच नहीं करूंगा, सही ढंग से उन्हें मैं अपने शिक्षकों के माध्यम से शिक्षा दान नहीं करा पाऊंगा, तो ये बेईमानी होगी। अरे आज ही जो घर में रह के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं छात्रावास के जीवन को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन बात है कि आज बच्चे छोटे छोटे 3 साल के बच्चे से ही मोबाइल के आदी हो जाते हैं। आप अपने छात्रावास में इस सब पर तो अंकुश रखते होंगे, तो हम ये समझना चाहते हैं, गार्जियन भी समझना चाहते हैं कि छात्रावास के जीवन में थोड़ा अनुशासन तो रहता है, मोबाइल से दूरी रहती है। मोबाइल आज बच्चों के जीवन में कितना नुकसान कर रहा है? मोबाइल आज बच्चों की पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। वे खिलौने के जगह बच्चे को मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल देते हैं उन्हें खुश रखने के लिए, लेकिन मोबाइल के माध्यम से बच्चे मोबाइल में अनेक प्रकार की जो आपत्तिजनक चीजें हैं वे देख लेते हैं और बहुत कम उम्र में ही वे गलत रास्ते पकड़ने की कोशिश करते हैं। छात्रावास में इस सब पर बिल्कुल हाँ, छात्रावास में मोबाइल प्रतिबंधित है। वो तो हम लोग का सिस्टम है, जिस कारण प्रत्येक संडे को बच्चों से अपने अभिभावकों की बात हो जाती है, लेकिन किसी बच्चे के पास मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है। बच्चे को
कितना घंटा पढ़ाते हैं सुबह से क्लास मतलब नहीं, पढ़ाना उसका शुरू एक करते हैं? रूटीन है। रूटीन के माध्यम से ही हम लोग हमारे क्या बच्चे, सुबह सुबह से क्या रूटीन? अभी मॉर्निंग का टाइम है तो 6:30 के पहले हमारे बच्चे फ्रेश हो जाएंगे। फिर 6:30 से क्लास स्टार्ट होगी तो 8:30 तक 2 घंटे का टाइम है स्टडी का। फिर 8:30 से लेकर के 9:20 तक ब्रेकफास्ट आवर है। इस बीच पढ़ाई का कितना घंटा तय कुछ किए हैं? कुछ एक्स्ट्रा घंटा कुछ तय किए हैं क्या? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, जब तक एक्स्ट्रा आप अपने रूटीन में टाइम नहीं दीजिएगा तब तक अचीव नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो एक तो बच्चों को सफल आप बना रहे हैं, बच्चे को एक करियर ओरिएंटेड इसको ही कहें हम, चूँकि सैनिक है, मिलिट्री स्कूल है, तो कोई ऐसे छात्र आपसे मिले या आप उनके बारे में जाने तो आपका कलेजा बहुत चौड़ा हो गया फर्ज से कि आज उस मुकाम पर है। कुछ ऐसे छात्र से मिले तो बहुत खुशी हुई कभी? देखिए, जो भी छात्र अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचते हैं, सफल होते हैं, उसमें अधिकतर बच्चे एक बार जरूर इच्छा शक्ति जाहिर करते हैं, फोन करते हैं कि सर मुझे यहाँ सफलता मिली और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उस समय मुझे बेहद खुशी होती है खुशी होती कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन हाँ। पर किया हुआ वर्क बिल्कुल बिल्कुल। आज इसको लाइफ में उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां मैंने भी स्वप्न देखा था। वहां तक ये बच्चा पहुंचने योग्य है और जब पहुंचता है वहां उस स्थान पर पहुंचता है, उस मुकाम तक पहुंचता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उससे खुशी अपनी शेयर करता हूँ। जब सफलता पाने में 25 साल लगे, बहुत लोग साल 2 साल अगर किसी काम को करते हैं, 4 साल करते हैं, अगर वो सफल नहीं होते हैं तो निराश होकर के लौट जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना पेशेंस रखने की ज़रूरत है किसी भी, चूँकि हम नौकरी के क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, अपने स्वरोजगार की बात करेंगे, अपने कुछ बड़े सपनों को साकार करने की बात करें तो कितना पेशेंस चाहिए? पेशेंस तो बहुत जरूरी है। पेशेंस के बिना आप किसी क्षेत्र में, खास करके जो कोई रोजगार कर रहे हैं, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। धैर्य रखना। धैर्य रखना तो एकदम जरूरी है। धैर्य के बिना आपका काम ही नहीं बन पाएगा। तुरंत फुरत सफलता इसमें शॉर्टकट वाला बात नहीं है। नहीं सर, इसमें शॉर्टकट की तो कोई बात नहीं है। और एकदम डिवोशन से लगल लगल रहे। जब तक डिवोटी आप नहीं रहेंगे, बच्चों के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, समर्पित भावना से अपनी टीम को नहीं उत्साहित कर पाएंगे, तब तक मुश्किल है। मुश्किल है जी। चलिए संजीव जी, सारी बातें हुई, अच्छा लगा कि आप एक छोटे से जगह में रह करके बरबीघा जैसी जगह से देश में मुकाम पाए हैं, बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।